बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रही होती हैं जिनका हमें खुद नहीं पता होता कि आगे चल के हमारी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ेगा। असर पड़ने के साथ साथ बाद में उसका नुकसान भी हमें बहुत भारी उठाना पड़ता है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ पैदा कर रही है जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता मैंने पेशेंट्स को ये देखा है कि डायलिसिस तक नौबत आ जाती है। गुर्दे जो है इनका हमारे जिस्म में बहुत अहम रोल है। अब बहुत सारी गलतियां हमारी खुराक में ऐसी होती है, हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी होती हैं कि हम देख रहे होते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन चल रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। गुर्दे में पथरी है और बार बार बन रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें रिपीट होना आपके लिए मसाइल की वजह बन सकता है। गुर्दे में या फिर पित्ते में पथरी होना और मुसलसल होते चले जाना, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, और अगर आप बर वक्त इलाज नहीं कराते तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इरफान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा, गुर्दों का रोल क्या होता है हमारे जिस्म में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अल्लाह ने हमें दो गुर्दों से नवाजा होता है। बॉडी में बैक साइड पे, दोनों साइड पे एक एक गुर्दा मौजूद होता है। गुर्दे का बॉडी में तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो एक जिसे आप फ़िल्टर कहते हैं। बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहे होते हैं, हम जो खा रहे हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर चीज़ से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं, गुर्दे उनको ब्लड को फ़िल्टर करता है और वो सारे मटेरियल्स जितने भी होते हैं बॉडी से फ़िल्टर करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। तो हमारा ब्लड प्योर फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर गुर्दे की फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो बॉडी में बन रहे हैं वो उस तरह से एक्सक्रीट नहीं होते और वो यूरिन के थ्रू नहीं जाते, तो उनका लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। इसी तरह गुर्दा जो है बॉडी में वाटर का मेटाबॉलिज्म को पूरा रखता है। वो जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उसको बाकी एक्सेस पानी से निकाल देता है। तो अगर इसी तरह से अगर हम देखें तो जब गुर्दे फेल होना शुरू होते हैं तो पेशेंट जो होते हैं यूजुअली फ्लूइड ओवरलोड के साथ आते हैं कि जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले पाँव में सूजन शुरू होती है, बाद में सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो गुर्दे इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो हम लोगों को नहीं पता, गुर्दे ब्लड बनाते हैं। गुर्दे ब्लड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह बोन्स को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गुर्दे। तो ओवरऑल तो गुर्दे का फंक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये गुर्दों में ख़राबी होती क्यों है? गुर्दे कोई भी ऐसा चीज़ जो गुर्दे के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जो हम किडनी फेलियर की जहाँ बात करते हैं तो मोस्टली जो हमारे यहाँ मेजर कॉज है किडनी फेलियर का वो डायबिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे हाइपरटेंशन है। उसके अलावा और बहुत सारे फिर किडनी की अपनी डिजीज़ होती हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो वो तो बहुत बड़े रिस्क पे हैं कि उनके गुर्दे ये दोनों मेजर रिस्क फैक्टर हैं फॉर किडनी फेलियर। ओके, यानी किडनी फेल हो सकती है। अलामात कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें किडनी का इशू है। कुछ ऐसी अलामात जिनको आप बताना चाहें कि हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना? एक्चुअली जब गुर्दे का फंक्शन शुरू में डिटेरियोरेट होना शुरू होता है तो यूजुअली अलामात ज़ाहिर नहीं होती। अच्छा। और पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं। नो पेन? नो पेन तो सिर्फ गुर्दे में दो ही सूरत में हो सकता है, या तो पथरी होगी या इन्फेक्शन है तो उस सूरत में पेन है। अगर किडनी फेलियर हो रहा है तो उस सूरत में यूजुअली पेन नहीं होता। अच्छा। जो बाकी अलामात जब किडनी का फंक्शन आमतौर पर 30% या इससे भी कम रह जाता है तो उस टाइम बहुत सारी अलामात आना शुरू होती हैं। ओहो, यानी इतना नुकसान हो चुका होता है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले इंसान ये कहता है कि मुझे भूख कम लग रही है, नौजिया फील हो रहा है, मतली फील हो रही है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और आके बताते हैं हम फलाने मैदे के डॉक्टर के पास गए थे, उल्टियाँ नहीं रुक रही थी और ये हमें बड़े अरसे से उल्टियों का मसला चल रहा है। जब बाद में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पता लगता है कि किडनी ऑलरेडी इम्पेयर हो चुके हैं, किडनी फेलियर है। इसी तरह जैसे मैंने कहा, पाँव में सोजिश होना शुरू हो जाती है और फिर बाज़-औक़ात ऐसा पेशेंट जो सिर्फ पाँव में सोजिश को नहीं कंसीडर करता ज़्यादा, वो बाज़-औक़ात इस सूरत में भी आते हैं कि सांस लेने की तकलीफ़ हो रही होती है और वो सांस क्योंकि पानी फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, पेशेंट के लिए खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि
पेशेंट का लेटना मुश्किल हो जाता है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट यही कहता है जी मैं लेटता हूँ तो मुझे खांसी आती है, सांस नहीं आता, बैठने से बेहतर होता है। इसका मतलब है कि फेफड़ों में पानी आ गया है, पानी जमा हो गया है। चलें जी, ये अलामात हो सकती हैं, बट आप कह रहे हैं 30-40% नुकसान हो चुका होता है, 30-40% बाकी होता है सर। बाकी होता है, यानी इतना नुकसान हो चुका था। 60% सो फिर इसके लिए कोई डायग्नोस का तरीक़ाकार तो होना चाहिए ना, कि अगर जिनकी चले हिस्ट्री डायबिटीज़ अनकंट्रोल की है या फिर हाई ब्लड प्रेशर, तो उनको फिर अपने गुर्दों का टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना जी चाहिए। एग्जैक्टली जब डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो अपने जो डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स जिनके अंदर ट्रीटमेंट होते हैं तो यूजुअली आम तौर पे गुर्दे के जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। जो फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट्स में आमतौर पे पहली अलामत वही होती है। तो अगर डायबिटिक पे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या किसी और का अंडर ट्रीटमेंट है तो अगर यूरिन कंप्लीट करवा रहे हैं तो यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। लेटर ऑन फिर यही क्रेटिनिन रेज होना शुरू हो जाती है। ये और शुरू में ही उसको जितना जल्दी डायग्नोज किया जाए उसको उसी टाइम ट्रीट करना शुरू किया जाए तो वो किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब गुर्दे में जो पथरी होती है, इसकी वजूहात क्या होती है? गुर्दे में पथरी इज़ एन डिफरेंट एंटिटी। वो किडनी फेलियर से आमतौर पे कैन जो पथरियाँ होती हैं कैन कॉज किडनी फेलियर। अच्छा। लेकिन यूजुअली किडनी फेलियर की जो मेजॉरिटी होती है वो गुर्दे में पथरी के साथ नहीं आते हुए, मैंने जैसे आपको बताया कि वो और चीज़ें होती हैं। अब जो किडनी स्टोन्स हैं उसके 5 से 6 टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी उसी लिहाज से उनके कॉजेज़ हैं, जिसमें ऑक्सीलेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम स्टोन है, फास्फोरस स्टोन है और फिर उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन है, सिस्टीन स्टोन्स हैं। तो ये आम तौर पे हम जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं ऑक्सीलेट स्टोन्स के साथ होते हैं। तो उस पर मैं आम तौर पे ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगेन पथरी बनने में सबसे बड़ा मेजर रोल जो है वो हमारी जो है ना डाइट में सॉल्ट का होता है। अच्छा। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल पथरी बनने में सबसे मेजर कॉज जो होता है। उसके साथ साथ जो और चीज़ें होती हैं उसमें यूरिक एसिड तो हमारे यहाँ तो ट्रेंड है लोग खाने के ऊपर नमक डाल के खा रहे होते हैं। खाने के ऊपर नमक डाल के खाते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं हमारे लाइफस्टाइल में जो इन फ्यूचर ना सिर्फ किडनी फेलियर कॉज करती हैं बल्कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करती हैं। उसमें सबसे पहले बैलेंस डाइट का ना होना, सेकेंडली ओवर वेट होना एंड थर्ड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो फिर कैस्केड ऑफ इवेंट शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, आप आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मुरगन ग़िज़ाओं की, ऑयली फूड की, फास्ट फूड की, तो आप डेफिनेटली आप उस तरह से वेट गेन करते हैं। जब वेट गेन करते हैं इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है। जब वेट गेन करेंगे तो वेट गेन की सूरत में किडनी इटसेल्फ उसको एग्जर्ट करना पड़ता है अपने। जब आपका वेट ज़्यादा है तो किडनी को एग्जर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ बाजू का फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है, बहुत सारी FSGS और बहुत सारी बीमारियाँ वेट गेन के साथ शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ आप जब मैंने आपको कहा डाइट बैलेंस डाइट ना होना है, प्रोटीन का ज़्यादा लेना है और उसमें फिर हम बहुत सारे मशरूबात लेना पसंद करते हैं। पेप्सी है, बाकी केन मशरूबात हैं जो कि आपकी शुगर लेवल्स को भी रेज़ करते हैं। ठीक है। अब आपने डिफरेंट टाइप स्टोन की बताई और वजूहात भी बताई, तो इसका ट्रीटमेंट भी फिर डिफरेंट होता है कि हर टाइप को हर तरीके से वो किया जाता है स्टोन के लिए? जी, स्टोन के लिए। जी, स्टोन का तो एक्चुअली डिपेंड करता है, एक तो कॉज क्या है, उसको प्रिवेंटिव मैयर तो उसी तरह लिया जा सकता है कि कॉज क्या है। उसके लिए डाइट के हवाले से बाकी सारी चीज़ें उनको गाइड करते हैं पेशेंट को कि ये स्टोन है। और ट्रीटमेंट जो है अगर तुम स्टोन फॉर्मेशन है तो मैंने कहा कि आप उनको डाइट में गाइड करते हैं कि डाइट ये चीज़ें आप डाइट में मॉडिफाई करें। अगर आप स्टोन फॉर्मेशन हो रही है, जब स्टोन नहीं, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन नहीं है, उसने ब्लॉकेज कॉज नहीं किया, तो आप उस टाइम पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें, तकरीबन 3 लीटर तक पानी लें। और बहुत सारी जैसे मैंने कहा कि जैसे ऑर्गन मीट है, हम मगज़ खाते हैं, कलेजी है, इस तरह की चीज़ें ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं स्टोन फॉर्मेशन में। तो हम डाइट के हवाले से गाइड कर सकते हैं, जो वाटर इनटेक है उसके हवाले से। लेकिन अगर स्टोन फॉर्मेशन हो गई है तो फिर ये देखना है कि स्टोन है कहाँ पे और वो सिम्टम्स क्या कॉज कर रहा है। अगर वो जो एक्सक्रीटरी पाथवे है जिसमें यूरिन पास होता है किडनी से और किडनी के बाद यूरेटर जो है पेशाब की नाली जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करती है, अगर उसमें आके ब्लॉकेज कॉज कर रहा है तो पेशेंट को एक तो पेन बहुत ज़्यादा होगा,
और गुर्दे पे बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो उस सूरत में तो उसका फौरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अगर किडनी के अंदर है स्टोन तो फिर अगेन उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन और साइज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है कि लिथोट्रिप्सी हो सकती है जिसे हम लेज़र कहते हैं, या सर्जरी। अब तो उसमें सर्जरी में बड़ी एडवांस फॉर्म्स आ गई हैं तो सर्जरी के रिमूव किया जा बड़ी सकता है। सेफ तरीका इलाज इसमें मौजूद है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और गुर्दों का हमारे जिस्म में क्या किरदार है और हमारी क्या क्या गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। अब किडनी फेलियर ऑब्वियसली मरीज़ की ज़िंदगी बचानी है, तो फिर इसके लिए ऑप्शन क्या रह जाती है, फिर क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है? एक्चुअली ये कि किडनी फेलियर है और किस स्टेज पे है। किस स्टेज पे है? अगर हम उसको मुख्तलिफ स्टेजेस वाइज डिवाइड करते हैं किडनी फेलियर को, शुरू के स्टेजेस में तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के साथ ही चलते हैं, दवाइयों के साथ इलाज करते हैं। लेकिन जब आम तौर पे हम उसे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या CKD5 का पेशेंट जब होता है, जब उसकी जो फिल्ट्रेशन है 10% से कम रह जाती है, तो उस टाइम फिर अगर साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा हों, पेशेंट बहुत ज़्यादा उसको सांस में तकलीफ़, जैसे मैंने कहा बहुत सारे जो उसके अलामात होती हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि किडनी तो फंक्शनिंग नहीं कर रहा, अब हमें उसको कोई ना कोई ऐसा तरीका देना पड़ेगा जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं बॉडी में वो भी जिस्म से बाहर निकल सकें और एक्सेसिव पानी है वो भी निकल सके। तो उसके लिए हम फिर जो तरीका इलाज आमतौर पे दुनिया सारी में राइज है वो डायलिसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट है। अब डायलिसिस में भी फिर आगे उसके दो तरीका हैं, एक को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं जो पेट के थ्रू डायलिसिस या ब्लडलेस डायलिसिस होता है। दूसरा जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुरव्वज भी है और हर जगह गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडाइज़ किए हुए है, हीमोडायलिसिस, खून के ज़रिए डायलिसिस। एक्चुअली डायलिसिस में खून को वॉश किया जाता है। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट भी होता है, पेशेंट भी आके हमें कह रहे होते हैं गुर्दे वॉश नहीं करते। वो लोग इसी वजह से कराते भी नहीं है ना, डिले करते चले जाते हैं कि डायलिसिस जो है बड़ा ख़तरनाक है। तो पेशेंट बहुत रिस्क भी होता है डायलिसिस वाला, और अगर ना कराए स्किप करते जाएँ जब टर्न आए तो इसका नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली बहुत नुकसान होगा। और अगर आप डायलिसिस नहीं करवा रहे तो बॉडी से आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो बॉडी के लिए खुद इटसेल्फ हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। पोटाशियम ज़्यादा हो जाए तो वो आपका हार्ट रुक सकता है, और अगर पानी जैसे में बहुत ज़्यादा भर जाएगा और तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बीपी बहुत हाई हो जाएगा, इसकी में हार्ट डिजीज़ का एलिमेंट आ सकता है। तो ये तो डेंजरस तो बहुत ज़्यादा है अगर आप नहीं करवाते। और डायलिसिस कराना कोई डेंजरस तो नहीं है, डायलिसिस तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और जब आपको डॉक्टर कह देता है आपको पहले से, लोगों को लगता है ना कि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम आ गए, अगर डायलिसिस का कह दिया तो बस अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। जी बिल्कुल। तो किडनी के उस टाइम फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते तो हमें कोई ना कोई तरीका इलाज को दूसरा चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकें। सही। और बहुत सारे पेशेंट्स जो हमेशा पहले से प्लान करके चलते हैं डायलिसिस के लिए, तो बाद में भी उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं आती और डायलिसिस पे लोग बहुत लंबा अरसा जिंदा रहते हैं। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है कि डायलिसिस खुदा ना खासा एंड ऑफ लाइफ हो गया। डॉक्टर साहब इसमें एज भी मैटर करती है कि अगर आप खुदा ना खास्ता यंग एज में हैं, 30s में 40s में, तो लाइफ सेफ रहने का इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं? मैम डायलिसिस तो किसी भी स्टेज पे है, एज आपकी कोई भी है, अगर डायलिसिस आपको इनिशिएट करना है, इंडिकेशंस हैं तो डायलिसिस को इनिशिएट करना पड़ेगा। हाँ, अनटिल अनलेस के आप कहते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है और उसके लिए 90 ईयर है, 80 प्लस में है, उसकी जनरल कंडीशन इस तरह की नहीं है और फैमिली ऑप्ट करती है उस तरह डायलिसिस के बगैर हमने जाना है, तो वो एक और तरह कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज तो डायलिसिस तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। क्योंकि वो पेशेंट जिनका हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो या साथ चल रहा हो या शुगर, वो ज़्यादा रिस्क पे है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स होते ही वही हैं जी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप पहले अगर यंग पेशेंट, जैसे आपने कहा यंग पेशेंट है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो अगर आपको पहले ही डायग्नोज हुआ है किडनी फेलियर और गुर्दे की दायमी बीमारी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, और आप जब आपका एस्टिमेटेड GFR अगर बिलो जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो आपको पहले ही वर्कअप शुरू कर देना चाहिए। और आई थिंक यू हैव टू ऑप्ट फॉर एट दैट स्टेज, अगर ये पेशेंट यंग है, और तो किडनी ट्रांसप्लांट। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है किडनी ट्रांसप्लांट को सब्सिडाइज भी किए हुए है, उसको सपोर्ट भी कर रही है, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। पाकिस्तान में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। जी बिल्कुल, किडनी ट्रांसप्लांट। क्योंकि लोग देखें ना, तो अगर इसकी तरफ लोग जा रहे हो तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके जहन में होते हैं कि भाई कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो अगर एक सेफ़ तरीका इलाज मौजूद है तो लाजमी उसकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, गुर्दों के जो मरीज़ हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कहते हैं जी पानी ज़्यादा पिए गुर्दा वॉश होगा, पानी ज़्यादा पिए गुर्दा वॉश होगा। ये मिथ है कि एक्चुअली ऐसा होता है? मैम वो तो डिपेंड करता है कि आप किडनी फेलियर के किस स्टेज पे हैं। ठीक है।
आप इस तरह कंसिडर कर लें कि एक ड्रेन है। अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा बाकी नहीं रह गई, किडनी आपके फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं है, कोई 15-20% किडनी फंक्शनिंग है, तो इट्स लाइक अ ड्रेन। अगर कोई ड्रेनेज है कहीं से पानी का और उसके पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो बैक फ्लो होगा, आपके सारा वहीं भर जाएगा ना पानी। तो यही है, अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग में है तो उस टाइम अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो कहाँ से एक्सक्रीट होगा। चलिए फिर अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नॉर्मल सेहतमंद इंसान को हमने अपने गुर्दे बहुत सेहतमंद रखने हैं, इसमें पानी का रोल कितना होता है और आपके आम लाइफस्टाइल का रोल कितना होता है। हमने लोगों को बेसिकली हमारा मकसद भी यही होता है ना, प्रिवेंशन पे हमने बात करनी है, महफूज किस तरह से रखना है, डाइट और पानी क्या रोल होता है दोनों का। मैम मैं जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि डाइट, बैलेंस डाइट, ख़ास तौर पे हमारी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। ऑयल और सॉल्टी फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक नहीं होना चाहिए, और प्रोटीन इंटेक भी एक किसी ख़ास लिमिट के अंदर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक कैन आल्सो इन सम एक्सटेंट कैन डैमेज द किडनीज़। और हमारे यहाँ जैसे आजकल एक बहुत ट्रेंड है, ओवर द काउंटर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा। और उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो अगर हम एक्सेसिव ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो लेते हैं तो दे कैन डैमेज किडनीज एज वेल। तो पहली बात तो ये कि हमेशा बैलेंस डाइट की तरफ जाएं। सही। और सेकेंडली आपके किडनीज जब अच्छी कंडीशन में हैं तो यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर लें, एटलीस्ट 2 लीटर के करीब पानी। अगर नॉर्मल किडनीज़ हैं तो 2 लीटर तक पानी का इंटेक होना चाहिए। सुबह उठ के पानी पिएँ, कोई 1 से 2 ग्लास सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास पानी पिएँ, कोई 500 ml तक ले सकते हैं। वो आपका सारा सिस्टम जो है फ्लश कर देगा। यूरिनरी सिस्टम फ्लश करेगा। रात को अगर आपके पथरी के पेशेंट्स हैं, आपके गुर्दे में पथरियाँ हो रही हैं, लेकिन उस टाइम कोई पथरी नहीं है जो कि ब्लॉकेज कॉज कर रही है और पेन कॉज कर रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को तो रात को भी पानी पी के सोना चाहिए, ताकि जो है ना आपका यूरिनरी सिस्टम फ्लश हो, तो पार्टिकल्स डिपॉजिट ना हो, पथरियाँ ना बने। सही। सो ये सारी रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिनको गुर्दे में पथरी होती है, या ख़ास तौर पे यहाँ पे हमने जिक्र किया कि वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर की जिनकी हिस्ट्री है, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किडनी फेलियर की बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं। और दोनों चीज़ें आपके लाइफस्टाइल की वजह से, दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोल रखना है, आपके हाथ में है ना। मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं, तो फिर नुकसान तो होता चला जाएगा। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल नहीं रखेंगे, यहाँ तो हर दूसरे बंदे को शुगर है और हर दूसरे बंदे की शुगर अनकंट्रोल है, तो फिर उतना ही रिस्क पे वो इंसान हो सकता है। जी बिल्कुल, मैंने तो बताया कि मेजॉरिटी ऑफ कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर आर ड्यू टू डायबिटीज़। तो जैसे मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई कि बैलेंस डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज एंड वेट रिडक्शन, ठीक, ये वो 3, यानी ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह हमारे सोसाइटी में तो बहुत बड़ी वजह। ओवर वेट होना, एक्सरसाइज ना करना। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, स्पेशली 150 मिनट्स वीक एटलीस्ट आप कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वेट रिडक्शन होगी। साथ में अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो मे बी अर्ली स्टेजेस पे हैं तो शायद आपको एंटी हाइपरटेंसिव की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका ब्लड प्रेशर खुद ही मेंटेन हो जाएगा। वो पेशेंट्स जो कि प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, उन अगर एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली जो है ऐसे तमाम पेशेंट्स की ग्लूकोज टॉलरेंस बेहतर होगी और ग्लूकोज लेवल बेहतर रहेगा। तो ये तो हमेशा की नट यही है कि जो आप ये 3 चीज़ें तो आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा मैं जो पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिसमें सप्लीमेंट्स हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लोग बहुत लेते हैं। पेन किलर्स, ये एक हमारे यहाँ मेजर एक और कॉज है किडनी फेलियर का। अच्छा। उसमें एनसेड्स जो हैं, उस तरह के पेन किलर्स, एनसेड्स, ये किडनी डैमेज करते हैं और लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर के साथ लोग आते हैं। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं, और हमारे यहाँ चूँकि हर बंदे की एक्सेस है टू फार्मेसी, आसानी से आप जाते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन भी ना दिखाएं तो आपको दवाई जो है वो मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, ये डिप्रेशन एंग्जाइटी भी हर बंदे को रह रही है, डिप्रेशन एंग्जाइटी भी हमें इन बार बार अगर कोई बंदा डिप्रेस रह रहा है और बीमारी उसको डिप्रेशन की, ये भी इन बीमारियों की तरफ लेके जाती है? क्योंकि इससे आपके हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है,
इसी से ही आप डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, वो फिर एक हिस्ट्री आपकी बन और जाती है इवन अगर आप इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं तो वो पेशेंट तो ऑलरेडी डिप्रेस और डायलिसिस के पेशेंट्स हमेशा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो मरीज़ की काउंसलिंग भी साथ साथ की जाती है? बिल्कुल, अगर पेशेंट हमारे पास उस टाइम अवेलेबल आता है जब किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में नहीं है, तो हम पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं और इसी तरह उनको बताया जाता है कि जब मैनेजेबल है तो हम उन्हें बताते हैं कि मैनेजेबल है, हम दवाइयों के साथ करेंगे, लेकिन आपको भी एफर्ट करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मरीज़ की विल पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैंने अपना पहले भी यही दिया है, और सबसे पहले तो अपनी जो मैंने कहा कि डाइट का कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट लें, ख़ास तौर पे सब्जियों और फ्रूट आपकी अपनी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। एक्सरसाइज को तरजीह दें, वेट रिडक्शन करें, आपका वेट, यही 3 चीज़ें हैं जो आगे चल के डायबिटीज़ की कॉज बनती हैं, जो आगे चल के हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ और किडनी फेलियर का बाइस बनते हैं। और अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं ऑलरेडी, तो अब एक तो किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं ठीक है, फौरी तौर पे, ताकि आपकी डिजीज़ का असेसमेंट हो सके कि किस स्टेज पे हैं और कैसे मैनेज करना है। ठीक है। और अगर आपको कहा जाता है किसी स्टेज पे कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो डोंट डिले, ये लाइफ सर्वाइवल है, आपके लिए बेहतर है। या तो आप डायलिसिस पे चले जाएं, या उससे बहुत बेहतर है कि आप अर्ली प्लान करें और ट्रांसप्लांट के लिए चले जाएं। किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, क्योंकि डायलिसिस का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि बस अब तो मरीज़ ने बचना नहीं है। तो ये लाइफ सेविंग है, आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाएगा, आपकी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करेगा। तो इसकी तरफ जाना जो है वो अल्टीमेट एक ही फिर आपके पास ऑप्शन रह जाती है, और अगर आप बर वक्त कराते जाएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और दोबारा कर लो, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए वो लोग जो कि इलाज कराना चाह रहे हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज से, और जो चाहते हैं कि जी हमें सेफ़ इलाज चाहिए, और पित्ते की या गुर्दे की पथरी जो है वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से अब वो रिमूव कराना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए अद्वियात और फिर तरीका इलाज क्या है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा तस्वुर ये किया जाता है कि एलोपैथी से थोड़ा सा डिले होता है सिलसिला, थोड़ा सा ये इलाज लंबा होता है। तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं, और कितना मुस्तनद इलाज है जी होम्योपैथिक में। डॉक्टर हमजा बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग चाहते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज, इसको सेफ समझा जाता है, तो जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है पहले इस पे रोशनी डाल दीजिएगा, कितना सेफ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दुनिया भर में जो इस टाइम सेकंड लार्जेस्ट जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है होम्योपैथिक तरीका इलाज, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा पिजराई है, सिर्फ इसी वजह से कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और ये तरीका इलाज बहुत अच्छा और बाकायदा जो है, आप बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के या बगैर किसी सर्जरी के, जैसे गॉल ब्लैडर की या किसी भी चीज़ की हम अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप सर्जरी के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक जैसे अभी लफ्ज़ एक बताया कि ये तरीका इलाज स्लो है या बड़ा आहिस्ता से काम करता है, तो हम एक ये रिकमेंडेशन ये करते हैं कि जैसे गुर्दे में पथरियाँ हैं या पित्ते में पथरियाँ हैं, तो कोई भी बंदा उसमें अगर ऑपरेट करवाने के लिए आप जाते हैं तो मिनिमम आपको उसके लिए 1 मंथ बेड रेस्ट भी चाहिए बिफोर और आफ्टर, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भी गुजरना पड़ता है, और बाकी चीज़ें भी ऐसी ख़र्चा भी है और तकलीफ़ आती है। इसके बजाय अगर होम्योपैथिक वही दवाई 15 दिन में उस चीज़ को डिज़ोल्व कर देती है या 1 मंथ में कर देती है, आप रोज़मर्रा के अपने ज़िंदगी के काम भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर इस तरीके इलाज को स्लो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि इसने अपना जो काम था, जो चीज़ थी, वो बगैर किसी तकलीफ़ के, बगैर किसी ऑपरेशन के उस चीज़ को आपसे निजात दिलवा दिया। नो डाउट, उसको फिर आपको थोड़ा सा चाहे डिले के साथ होता है, लेकिन आप ऑपरेशन से जो है वो महफूज रह जाते हैं। सो सबसे पहले पित्ते की पथरी की बात कर लेते हैं। अगर मल्टीपल हो तब भी इलाज इसका मुमकिन है? जी देखिए, मैंने एक चीज़, हम कोई भी तरीका इलाज की इफ़ादियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक हिकमत है, या न्यूट्रिशन है, या डाइटेशन है। आजकल तो दुनिया में जितने इलाज आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर मल्टीपल स्टोन्स में बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेशेंट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या सीटी स्कैन अपना लेके आ रहा है, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर तो मल्टीपल स्टोन्स के mm में साइज़ हैं, 3 mm है, 5 to 7 mm या 9 mm तक है,
तो वो तो चीज़ें तो बहुत अच्छी, वो जल्दी कवर हो जाते हैं। बेसिकली जो छोटे स्टोन होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ये जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक स्टोन जो बड़ा बनता है उसकी वजह होती है वो देर से लगता है उसको। लेकिन अगर बाज़ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनका पूरा गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोन के साथ भरा होता है, तो डेफिनेटली उन इलाज को उनको हम भी ट्रीट नहीं करते, उनको हम भी सर्जरी की तरफ रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं जी आपका स्टोन पूरा जो पथरी के साथ भरा और आप हमारे अच्छा, पास अब मोस्टली होता है जब बिल्कुल पित्ता आपका पथरियों से भर जाता है तब जाके पता चलता है। कोई इनिशियल चीज़ें जो आप रिकमेंड करना चाहें कि अगर आपको ये फील हो रहा है, इस तरह से पेन हो रही है, तो पित्ते में पथरी हो सकती है, तो आपको अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसमें शुरू से इसमें बयान करूंगा कि हमारे यहाँ पर बाज़ दफ़ा दूसरे जो तरीके इलाज वाले हजरात हैं, वो डॉक्टर हजरात, वो ये बोलते हैं जी कि पित्ते में पथरी बन गई तो अब ये आपके साथ रह गई, या तो आप पित्रा रिमूव करवाएं, ये निकल नहीं सकती, इसका रास्ता कोई नहीं है। हम होम्योपैथ एज होम्योपैथ डॉक्टर में हम ये क्लेम करते हैं जी कि अगर पथरी निकल नहीं सकती तो पथरी आई कहाँ से है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पथरी बनने के जो वजूहत हैं वो ये चीज़ होती है कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है, तो उसमें जो बाइल होता है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, जिसको स्याल बोला जाता है, जो खुराक को हजम करने के लिए आपकी काफ़ी मदद करता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की वजह से और स्याल जो बाइल होता है ये सख्त होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये बेसिकली बनना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात क्या करती हैं कि इसी स्याल को जो है वापस उसको नॉर्मल उसकी कंडीशन में ला के लिक्विड की शक्ल में आ जाता है, जिससे ये प्रॉपर अपने पे काम करता है। दूसरी बात आपने ये की कि जब इस तरह पता किस तरह चलता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है, ये ज़्यादातर ख़वातीन को ये बीमारी होती है, और आफ्टर द प्रेगनेंसी और या डिलीवरी के बाद ये जो होती है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप प्रिकॉशनली ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जिससे हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए, तो उस वजह से ख़वातीन में बन जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसमें बन जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको ये चीज़ हो जाती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, अपना वजन बहुत जल्दी कम करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बाइल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो बेसिकली जिस्म से खारिज हो जाता है और पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से जब हम इसकी में बात करेंगे इसके इलाज के लिए, तो जब हम होम्योपैथी की तरफ आते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की ऐसी हमारे पास अद्वियात बहुत अच्छी मौजूद हैं कि जो जब दी जाती हैं तो उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और वो चीज़ें डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है इसमें। सही। सो इसके लिए कितना टाइम पीरियड दरकार? अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसके रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक हम देख के बता सकते हैं। अगर वैसे अभी फ़र्ज करेंगे हमारे पास एक पेशेंट आ गया, उसके 5 mm या 7 mm के 2 या 3 स्टोन है, तो उसको हम ओनली 1 मंथ का टाइम देते हैं जी, 1 महीने में आप रिपोर्ट करवाएं और आपको पता चल जाएगा कि आपके डिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी आपने बात की थी सिम्टम्स क्या चीज़ आते हैं। अच्छा, सिम्टम्स में सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है कॉन्स्टिपेशन का, पेशेंट को आता है, और पेशेंट कहता है जी कि मेरे यहाँ पर मैदे के मुंह के ऊपर दर्द हो रही है। अच्छा, और वो दर्द क्या होता है कि वो राइट साइड से होती हुई आपके पीछे शोल्डर में, बाजू में, सर में और कमर में जाती है। अच्छा। ठीक है, ये इसका एक सिम्टम्स होता है, और हर टाइम ऐसे लगता है कि जैसे आपने खाना खाया तो आपको नोजिया की या वॉमिटिंग की फीलिंग्स महसूस होती हैं कि ऐसी की कंडीशन अगर आ रही है तो डेफिनेटली फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहे हैं, आपके पित्तों को ज़्यादा वर्किंग करना पड़ रहा है, लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको खुराक हजम करने में ज़्यादा मुश्किल का पेश आती है और ज़्यादा तक लगाना पड़ रही है। अच्छा, वैसे भी ना समटाइम पेन आपकी जो है ना वो अनबियरेबल होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जी, तो वहाँ पर फिर आप होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं, पेन किलर भी साथ ले रहे हैं, नुकसान नहीं होता अगर नहीं देखिए, इसमें ऐसी चीज़ है कि जब आप अभी ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, अब एक पेशेंट है उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, पित्ते में पथरी है, अब उसने बीफ खा लिया या कोई तली हुई चीज़ खा ली, पराठा खा लिया, कुछ समोसा खा लिया, यानी ऑयली चीज़ खा ली है, तो डेफिनेटली वो जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो वो सोजिश आ जाती है बेसिकली। अच्छा। जब सोजिश आएगी तो सोजिश के लिए इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए होम्योपैथिक अद्वियात भी मौजूद है। अब पेन किलर के लिए और अद्वियात दी जाती हैं, सोजिश के लिए और दी जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो एलोपैथिक में मुख्तलिफ अद्वियात ऐसी मौजूद हैं कि जिससे वो सोजिश को कम करवा लेते हैं अपनी। ठीक है ना, दवाई लेकर सोजिश कम की जा सकती है, इंस्टेंट या कोई ऐसा पेन किलर वो ले लेते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें बेहतर हो जाती है। लेकिन मैंने वही बताया ना कि जिस पेशेंट को ये है, हमारे यहाँ पर तो बेसिकली किसी को भी कोई मैदे का मसला हो तो नमक और एक सफ़ेद कलर की बोतल, ठीक है जी, वो पीने गैस हो गई है जी। बेसिकली तो सिंपली हमारा फार्मूला ही देसी के तोड़ के ना कि यही है। तो डायग्नोजिंग की तरफ नहीं हम लोग जाते, हम अपना स्कैन कम से कम 6 महीने बाद मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना स्कैन या अपने टेस्ट का ये साल में कम से कम एक दफ़ा करवा लें, कि अगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पित्ते के अंदर एकदम से बड़े स्टोन बन जाएं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा ये छोटी चीजें चल रही होती है, इनिशियली चीजें जब आप पकड़ लेंगे तो इट्स मीन कि आप उसको क्योर कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ, अपनी खुराक के साथ और होम्योपैथिक ये ऑलमोस्ट आप चीजें जो बता रहे हैं ना, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ना, कि आपने लाइफस्टाइल, और फिर आपने कहा कि अगर आप तली हुई चीजें खा लेते हैं, अगर आप ऑयली चीजें खा लेते हैं
तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मुतासिरा मरीज़ को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। जी बिल्कुल, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी उन्होंने, और जो वो ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, मैं चीज़ इसमें और आप के जो नाज़रीन हैं और सिटी फॉर ट्रूथ के नाज़रीन लोगों में ये इन्फॉर्मेशन देते चलूँ कि आप कभी ये इसकी चीज़ की रेमेडीज़ देख लीजिएगा। चीज़ जो बनती है आजकल आप बड़े शौक से खाते हैं हम लोग, बर्गर्स में या शवारमास में या दूसरी चीज़ों में, वो चीज़ भी टोटल आपका ऑयल है, घी है। अच्छा, अब उसमें अगर तो कोई अच्छी के आप ले रहे हैं तो हो सकता है वो ज़रा साफ़ किस्म का हो, लेकिन जो आप मुख्तलिफ शॉप से या रेडियो से या ऐसी जगह से खा रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ है, तो वो चीज़ उसमें शामिल की जाती है कि जो रात का इनका बचा हुआ घी होता है फ्राई करने के बाद, उन चीज़ों को ये चीज़ करते हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा देखें ना, ये कुछ दिनों से गुर्दे में पथरियाँ, पित्ते में पथरियाँ, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती जा रही, मैदे के इशूज़ आते जा रहे हैं। आज से 7-8 साल पीछे जब चले जाए, जब जंक फूड इतना ज़्यादा नहीं लोगों में पॉपुलर था, तो उस टाइम ये जो बीमारियाँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक्सरसाइज नहीं थी। अब तो सिर्फ टोटल आपका जो स्क्रीन टाइम है वही आपको बांध दिया आपको कि आप उस लिमिट से ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते। आपकी 2 से 3 फीट आपकी सिर्फ हदूद रह गई है। आपके दोस्त क्या हैं, पार्क कहाँ हैं, क्या ऐसी चीज़ें, तो वो हमारी लाइफ जब तक नहीं ऐसी चेंज होगी तो हम तो फिर बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। हर एज ग्रुप में ये काबिल इलाज होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर एज ग्रुप में ये काबिल इलाज होती है। बच्चों में भी क्या रिपोर्ट? जी बच्चों में कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बाई बर्थ भी बाज़ बच्चों में आ जाती है, लेकिन वो मैंने बताया ना कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या उसमें जब मुख्तलिफ किस्म की हार्मोन की एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है तो उसकी किस्म की जो अद्वियात दी जाती हैं तो उसके डेफिनेटली बच्चे की सेहत के ऊपर भी उसके असरात आते हैं। सही। सो अगर बच्चों के लिए मेडिसिन दी जाती है तो ये सेफ होती है? जी मैंने बताया कि होम्योपैथिक दुनिया में दूसरा तरीका इलाज है और ये सेफ तरीन तरीका इलाज है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से इसके ऊपर उस तरह से सरपरस्ती नहीं की जाती, अप्रिशिएशन नहीं की जाती। तो मैं तो आगे भी गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हमारी जो सीटें थी वो भी खत्म कर दी गई हैं होम्योपैथ डॉक्टर्स की, तो वो दी जाए और हमें दिए जाए पेशेंट्स के भी। ये पेशेंट आपके पास है, 1 महीने का टाइम उस पेशेंट को दिया जाए कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, या आपका कोई एंजाइटी या डिप्रेशन का ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इस एक डॉक्टर से 1 महीने ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं ठीक होता, आपको इलाज नहीं फ़र्क पड़ता, तो देन आप जो है उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर हम आएंगे जी जिन लोगों को गुर्दे में पथरी हो जाती है और बार बार रिपीट होती है, उसके हम बात करेंगे जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, गुर्दे में पथरी और बार बार लोगों को हो जाती है, इलाज भी कराया, मेडिसिन ली, ये जो बार बार रिपीट होती है इसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा जी, इसमें देखें बार बार होने की मसला ये होता है कि बेसिकली आपके ब्लड के अंदर और आपके जो किडनीज जो यूरिन को फिल्टर कर रहे हैं उसमें वो ऐसे ज़रात ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अब जैसे एक पेशेंट है यूरिक एसिड का, अब उसको यूरिक एसिड की पथरियाँ बन रही हैं। पथरी गुर्दे की पथरियों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट से बन रही है, उसके बाद आपकी इसमें एसिड से बन रही हैं या यूरिक एसिड की पथरियाँ बन रही हैं। तो ये पथरियाँ की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। अब जब आपकी खुराक के अंदर यूरिक एसिड का ज़्यादा है, यूरिक एसिड क्या है, बेसिकली तेज़ाब है, आपके एसिड है। अब ये एसिड जब बॉडी के अंदर ज़्यादा खून ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसकी वजह से पथरियाँ बनना शुरू हो गई। अब आपको मुख्तलिफ ये चीज़ें होती हैं कि लोग दवाई खाते हैं, पथरी निकल जाती है। अच्छा, पथरी निकलने के फ़ौरन बाद वो दवाई खाना बंद कर देते हैं। होम्योपैथिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक की सबसे ज़्यादा दुनिया भर में या पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक की अद्वियात किडनीज़ के लिए और अपने गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि जब ग्रेविटी पीछे रह जाती है स्टोन की, तो उसके लिए हम ये पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि पथरी निकलने के बाद भी आप 15 दिन तक वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ज़रात जो वहाँ पर एक ग्रेविटी थी, जगह खाली थी, वो हील हो जाए। यानी एक ज़ख्म था या वो चीज़ थी तो उसको हील करने के लिए कुछ अर्सा फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत होती है ताकि पथरी जो है दोबारा ना बन सके। ठीक हो गया। और पथरी बनने की वजूहात क्या होती हैं अगर इनिशियल स्टेज में बन रही है? जैसे कि आपने एक तो यूरिक एसिड बता दी, उसके अलावा क्या बता? सबसे कॉज इसकी जो मेन आ रही है वो है डिहाइड्रेशन है पेशेंट्स में, ठीक है, लोग पानी नहीं पीते, ठीक है जी, जब पानी नहीं देंगे। वैसे ही मौसम ये वाला जो है इसमें ज़्यादा चांसेस होती है? नहीं, इसमें तो ज़्यादा चांसेस सर्दी में ज़्यादा चांसेस होती है। आप देखें ना, मैं आपको बताऊँ, आप अगर ये समझेंगे गर्मी में नहीं, गर्मी में तो आपको प्यास लग रही है और आप पानी पी रहे हैं, गुर्दे फिल्टर कर रहे हैं, यूरिन पास आउट हो रहा है और चल रहा है। अच्छा, सर्दी में ये होता है कि सर्दी में जब भी देखा जाता है तो मोस्टली आपके लोगों के, हम पेशेंट्स जितने भी आते हैं हमारे पास, पता चलता है जी पानी कितना पिया, डॉक्टर सुबह नाश्ते के टाइम आधा गिलास पिया था। हाँ जी, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब जो ड्राइवर हजरात हैं या जो ऑफिस में ऐसा काम करते हैं या खवातीन हैं जिनको पता है कि अगर मैंने 2 गिलास या 3 गिलास पानी पी लिया तो मुझे 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद यूरिन पास आउट करने के लिए मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें वो भी मोस्टली गुर्दे बनने की, जो पथरी बनने की जो है वो वजूहात इसमें बनती हैं। और इसके अलावा जब हमारा इसमें खुराक में आप बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें या फॉलिक एसिड वाली चीज़ें, सॉरी,
जब खाते हैं तो उसकी वजह से भी पथरी जो वो बनना शुरू हो जाती है। और इसमें फिर जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में आती है उन लोगों में गुर्दे की पथरियाँ बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिन लोगों में विटामिन डी की ज़्यादती हो जाती है वो चीज़ भी उसमें जो है पथरी बनने की वजूहत इसमें सामने आती है हमारे यहाँ पर। अच्छा जी, इसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज में मेडिसिन दी जाती है और फिर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है और पर्सन टू पर्सन। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टेड जो हमारे होम्योपैथिक में है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो उसको उसने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में पथरी है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि ठीक है गुर्दे की पथरी है तो उसको यही दवाई देनी है। 4 मरीज हैं तो चारों मरीजों की अलग अलग दवा है। अगर अच्छा। दाएं गुर्दे में पथरी है तो उसकी दवा अलग है, अगर बाएं गुर्दे में पथरी है तो उसकी दवा अलग है। सही। अच्छा, अगर यूटर में आ गई है या यूथरा में आ गई है, पेशाब की नाली में पथरी आ गई, उसके लिए दवा अलग आ जाती है। अच्छा। लो पोल और जो है इसमें अपर पोल है या मिड पोल है, उसमें भी अगर पथरी होगी तो उसके लिए दवा अलग हो जाएगी। इसमें ये होम्योपैथिक तरीका इलाज जो बड़ा अच्छा और एक बड़ा साइंटिफिक और दुनिया भर में माना हुआ इलाज है। सिर्फ पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसमें कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं है, नहीं तो हमारे हमसाया ममालिक में आप इंडिया में देख लें या आप जर्मन है, अमेरिका है या दूसरे जो ममालिक है, वहाँ पर बाकायदा इसके ऊपर थीसिस लिखे जाते हैं और इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च है, पीएचडी की जाती है। हमारे बहुत सारे होम्योपैथ ऐसे हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं उसमें करते हैं। तो वो ये चीज़ है कि आप जब किसी तरीके के इलाज को अप्रिशिएट करेंगे तो वो चीज़ें ऐसा होगा ना। अब मैं जैसे अभी एक रिसेंटली पिछले वीक में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें चाइनीज़ मेडिसिन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन उसने कहा जी, और वो क्या है, वो टोटल होम्योपैथिक है या हर्बल है। तो जाहिर बात है उन लोगों की कितनी एफिकेसी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इजाज़त दी है ना, तो ठीक है जी पाकिस्तान में आप लोग आके काम करें। ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब इस पे जी अगर बार बार जिनकी रिपीट हो रही है फिर उनके लिए मेडिसिन कुछ और होती है? जी, उनके लिए मेडिसिन कुछ और होती है। वो हमारी एक फ्रेरिगेरिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। अगर पथरी निकल जाए तो ये चीज़ देखें, 10 कतरे सिर्फ आपने दिन में एक दफ़ा पीने हैं। ठीक है। जो 10 कतरे आप एक दफ़ा दिन में पी लिए, रात को सोते हुए पी लिए, तो वो जितने भी आपके क्रिस्टल्स बन रहे हैं या कोई ऐसे छोटे छोटे ज़रात आ रहे हैं, रेत की चीज़ें जो भी आ रही हैं, तो वो सुबह जब आप उठ के यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, रहती नहीं वो चीज़, ज़रूरत ही नहीं पेश आती। जिन लोगों को पथरी बनती है तो वो डेफिनेटली होम्योपैथिक बहुत ऐसी अद्वियात हैं कि वंस इन अ डे 10 ड्रॉप्स ऑन इन हाफ ए गिलास ऑफ वाटर पी लें, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बहुत अच्छी इफेक्टिव करती है। यूरिन में जिनको प्रॉब्लम रहती है, जलन रहती है या यूरिन रुक रुक के आता है? अच्छा देखें, ये होम्योपैथिक में मैं भी बता रही थी, हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं उसमें ये और चीज़ें आ जाती हैं। ख़वातीन की मोस्टली कॉमन जो बीमारी इस टाइम चल रही है वो चल रही है, उनको खांसने के साथ यूरिन के ड्रॉप्स आ गए या यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती, खासकर जो बुजुर्ग ख़वातीन है उसमें क्या होता है कि वॉशरूम तक जाते जाते यूरिन पास आउट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ना तो गुर्दे की पथरी का कोई कसूर है, ना इसमें पेशाब की नाली का कसूर, इसमें क्या है कि आपको जो मसाना है वो कमज़ोर हो गया, वो उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहा, खांसी आई और निकल गया। अच्छा, अब बाज़ पेशेंट में क्या होता है, हेमेटोरिया हो जाता है कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसके लिए एलोपैथिक में कोई, मैं कहता हूँ वो ऐसा कोई जस्ट वो 2 एक ऐसी अद्वियात हैं जो देते हैं जो ब्लड रोकने के लिए, चाहे वो यूरिन के थ्रू आ रहा है या स्टूल के थ्रू आ रहा है या वेजाइनल के थ्रू आ रहा है। होम्योपैथिक में उसके लिए एक मखसूस दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, अब जब पेशाब में जलन है, अगर तो यूरिन पास करते हुए किसी पेशेंट को जलन हो रही है तो इसका मतलब है आप पानी कम पी रहे हैं और आपको कोई ना कोई बैक्टीरिया ऐसा आ गया है कि जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, आपके चैनल से तवसल से एक चीज़ और बता दूँ, इकोलाई बैक्टीरिया एक होता है जो मर्दों में बहुत कॉमन बीमारी है और इसका इलाज इवन के लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सिंगापुर इवन के अमेरिका से भी होकर आते हैं, लेकिन वो चीज़ ट्रीट नहीं हो पा रही। अच्छा, ये चीज़ होती है कि जो नाली के पेशाब की नाली को और गुर्दों को खाना शुरू कर देता है। होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसका सिम्टम बेसिकली ये होता है कि जब यूरिन पास आउट कर लेते हैं तो बिल्कुल एंड के ऊपर आके आपको एक डंग सा लगता है कि जैसे कोई चीज़ सुई एक सी पिंच हुई है, तो उसके लिए भी हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो होते हैं। या जिन लोगों को पेशाब में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा आ रही, गुर्दे ख़राब होने का जो होता है ना, तो मैं ये लोगों को कहता हूँ कि आप 6 महीने बाद अगर यूरिन का टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन आ रही है या आपको यूरिन में शुगर आ रही है तो उसके लिए आप कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करें जिससे आपको प्रिकॉशनली आप इसको बच भी सकते हैं और इसको क्योर भी कर सकते हैं। चलेंगे, होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है, आप करा सकते हैं। बच्चों की नशनुमा एक बड़ा इशू है। जी जी। सो बच्चों के नशनुमा और कद में इजाफा, जी, इसका इलाज होम्योपैथिक में किस तरह से? हाँ जी, बड़ी अच्छी बात की। देखें जी, बाज़ बच्चों में इस टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें वो काम नहीं कर रहे थे। जब पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चे का 5 साल का या 4 साल का या 3 साल का बच्चा पता चलना शुरू हो जाता है कि ये बच्चे को प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, उसमें बच्चे को क्या चीज़ होती है कि उसकी नशोज़रमा है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें, एक होती है फिजिकली, एक होती है मेंटली। मेंटली में जैसे हम ऑटिज़म का बहुत अच्छा होम्योपैथिक में इलाज चल रहा होता है, चल रहे हमारे पास पेशेंट आते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जब वर्किंग नहीं कर प्रॉपर तौर पर करेगा तो फिर बच्चों की नशोज़रमा, उसका कद, उसके जो बॉन्स हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगी। अच्छा, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो दी जाती हैं जिससे
इससे बच्चों के टॉन्सिल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होम्योपैथिक अद्वियात के साथ। उसमें ब्राइटाकाब हमारी बड़ी अच्छी दवाई है। और इसी तरह से जब बच्चों के कद के लिए और भूख के लिए जब हम दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें एक हमारी होम्योपैथिक दवाई आती है एच ग्रो के नाम से। ये तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करनी पड़ती है एच ग्रो, तो उससे भी जो है बहुत अच्छा जो बच्चों में का आफ्टर 3 मंथ्स आपको पता चल जाता है कि बच्चों के कद में कितना बेहतरीन इजाफा होना शुरू हो गया है। और ये चीज़ नहीं होती कि बाज़ दफ़ा पेशेंट्स कहते हैं नहीं जी आपने दवाई दी है तो बच्चे को, हाँ भूख तो बच्चों को 10 पहले हफ्ते में लगना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप बोन्स की ग्रोथ की बात करेंगे तो बोन्स की ग्रोथ में कम से कम मिनिमम हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप 3 महीने एच ग्रो जो टैबलेट है वो आप जब इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे फिर ये है कि आपको कद में ½ इंच 1 इंच का मिनिमम जो वो इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र आना शुरू हो जाता है। चलें जी, इसमें वो क्योंकि ये सोमाट्रोफिन हार्मोन एक होता है HGH जिसको हम बोलते हैं, उस हार्मोन्स को ये एक्टिव करती हैं और उसकी में जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर एच ग्रो इस चीज़ में बड़ी अच्छी हेल्पफुल है। मेडिसिन और सिरप जिससे बच्चों की नशोनुमा में भी इजाफा होता है और बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगती है और फिर ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन जो है उस पर भी ये इफेक्टिव होती है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।